जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग जो चैप्टर कवर कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो आज का टॉपिक है इस लेक्चर का वो रहने वाला है कि ग्राफ क्या है, कैसे ड्रॉ करें। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ऐसे बहुत सारे जब आप मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो ग्राफ का रिलेशन आ जाता है टाइम के साथ। तो उन ग्राफ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, तो आज के लेक्चर में हमारा बेसिकली यही टॉपिक रहने वाला है कि हाउ टू रिजॉल्व क्वेश्चन रिगार्डिंग द ग्राफ। ठीक है, इसमें जो हमने पहला ग्राफ लिया है उसका नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ। और पोजीशन टाइम ग्राफ में हम जो फर्स्ट पॉइंट लेने वाले हैं उस फर्स्ट पॉइंट का नाम है कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या लेने वाले हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब बेटे सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि स्टेशनरी मतलब होता क्या है। तो आई थिंक आप 11th के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेशनरी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ है। किसके साथ? टाइम के साथ उसकी पोजीशन में कोई वेरिएशन आए ही ना, पोजीशन चेंज ही ना हो। तो डज नॉट चेंज, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो डज नॉट चेंज, नॉट चेंज। ठीक है, तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रही है तो हम उसे स्टेशनरी बोलते हैं। लेकिन अब अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है तो उसे ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो वी हैव अ ग्राफ, और ये ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं ये अपना जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिस पर हम एक्सिस लेते हैं, एक्स और वाई एंड जेड एक्सिस। तो वहाँ पर मैंने एक एक्सिस लिया है और एक एक्सिस पर मैंने टाइम को रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक एक्सिस पर हमने क्या लिया है? पोजीशन को लिया है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लिया है। और आप कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज कॉल्ड द स्टेशनरी पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इट मीन्स दैट आप कहना ये चाह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऐसे है एक्स। तो देखो आप अगर टाइम को पासेस जो हो रहा है टाइम उसको देखते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 और 6 और 7। तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 4 5 6 7 ऐसे चाहे जितने भी सेकंड हो गए हों, और ये ओरिजिन से मान लो कि 10 मीटर की दूरी पर है तो अभी भी 10 मीटर, चाहे 1 सेकंड की बात करें, चाहे हम 2 सेकंड की बात करें, चाहे हम 3 सेकंड की बात करें, 4 सेकंड की बात करें, 5 सेकंड की बात करें, 6 सेकंड की बात करें, चाहे जितने सेकंड की बात करें, हम 30 सेकंड की बात करें, तो टाइम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बट आपने क्या देखा कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर मैंने 10 मान लिया है तो 10, हमने x मान लिया है तो x, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इट इज़ द ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ हो जाएगा जो कि मैंने आपको बताया कि कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है? स्टेशनरी है ये। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ आपको मिले वो ग्राफ कुछ ऐसा मिले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, ये यहाँ पर ये है और इसी के ऊपर ओवरलैप्ड मिले, यहाँ पर ऐसे मिले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। तो आप समझ जाना कि ऐसे कंडीशन में जो एक्स नॉट है यानी कि जो ओरिजिन से चली हुई डिस्टेंस है वो जीरो है, हम ओरिजिन से ही सारा कंसिडरेशन कर रहे हैं। लेकिन इस केस में अगर कुछ आपको ऐसा मिल रहा है तो समझ जाना कि जो एक्स है वो हमारा किसी ओरिजिन से डिस्टेंस शुरू हो रहा है, मतलब हम ओरिजिन से अपनी डिस्टेंस को शुरू नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से शुरू कर रहे हैं। तो आप ये समझ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और इस ग्राफ का नेचर कैसा है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए? पैरेलल कैसा है? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, टू द टाइम एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा नेचर है इस ग्राफ का।
आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप। दूसरा ग्राफ हमें पढ़ना है, और सेकंड ग्राफ क्या होगा, ग्राफ नंबर सेकंड क्या होगा, वो होगा पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। किसके लिए होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ होगा हमारे पास, टाइम ग्राफ होगा, ठीक बेटे, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म आपको समझ में आना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि चेंज इट्स पोजीशन, इक्वल पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है और ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है ऐसे, तो मान लेते हैं कि ये पोजीशन एक्स चेंज हुआ, ये एक्स चेंज हुआ, एक्स चेंज हुआ, एक्स चेंज हुआ, एक्स चेंज हुआ, और हर एक पोजीशन टी टाइम में ही चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हर एक पोजीशन जो चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रही है, तो इस ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब अगर यूनिफॉर्म मोशन अपने पास है और आप अगर उसे ग्राफ पर डिफाइंड करना चाह रहे हो, तो सपोज कर लेते हैं कि ग्राफ पर हमने एक एक्सिस पर हमने टाइम को लिया है, और एक एक्सिस पर हमने किसको लिया है, पोजीशन को लिया है। किसको लिया है, पोजीशन को लिया है। हम उसे एक्स वाई जेड किसी वर्ड से दिखा रहे हैं, तो अभी तो हम केवल पोजीशन लिख रहे हैं, और ये इसका ऑरिजिन है। और अगर आप कह रहे हो कि यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसका मतलब अब आपकी पोजीशन कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर पोजीशन क्या है, कांस्टेंट है। पोजीशन क्या है बेटे, कांस्टेंट है। यहाँ पर पोजीशन कांस्टेंट है, यहाँ पर पोजीशन कांस्टेंट नहीं है। यहाँ से देखो, अगर आप कंसीडर करते हो तो देखो, यहाँ पर देखो टाइम, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस आप चले, अब यहाँ से देखो यहाँ पर कितना चल गया, आप 2x चल गए। अब आगे देखो यहाँ पर चलोगे आप तो 3x, यहाँ तक 3x हो गया, और अब आगे फर्दर चल रहे हो तो कितना हो गया, 4x हो गया। आगे और चल रहे हो तो कितना हो गया, 5x हो गया। तो आप देख रहे हो कि आपकी पोजीशन x, 2x, 3x, 4x और 5x विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन ये बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। और टाइम भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर t, फिर यहाँ पर 2t, फिर 3t, 4t, 5t, 6t होता चला जा रहा है। इट मीन्स आपने क्या किया, इक्वल चेंज टाइम के लिए जो इक्वल दिखाया है आपने चेंज पोजीशन का, वो इक्वली चेंज हो रहा है। तो अगर आप ओरिजिन से नहीं चलोगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा आपको। मान लेते हैं कि ओरिजिन से आपने ऑब्जर्व चलना स्टार्ट नहीं किया, ओरिजिन आपका ऐसे मान लेते हैं कि आपका ओरिजिन यहाँ पर है x = 0, लेकिन आप चलना यहाँ से स्टार्ट किए हैं, तो ये इस वैल्यू को मैं x0 बोल रहा हूँ। यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया है, तो हम ये कंसिडरेशन जो x0 वाला है यहाँ तक दिखाते हैं, ये x0 का, ठीक है। और आपने कहा कि इक्वल चेंज पोजीशन में दिखाया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये कैसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये कैसा बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाएगा। और टाइम एक्सिस पर कैसा रहेगा, ये इंक्लाइंड रहेगा। कैसा रहेगा, टाइम एक्सिस पर इंक्लाइंड रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा, इंक्लाइंड एट टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस पर इंक्लाइंड रहेगा। टाइम एक्सिस पर कैसा रहेगा, इंक्लाइंड रहने वाला है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन का मोशन है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटे, इसको पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे, इसको पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे। और ऐसे ग्राफ का स्लोप होता है बेटे, ऐसे ग्राफ का क्या होता है, स्लोप होता है। आपको एक चीज़ और बता दें, स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन, कि टाइम एक्सिस से या किसी पर्टिकुलर एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन कितना है, ठीक है। तो इंक्लिनेशन कितना है, इस इंक्लिनेशन को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और ये ग्रेडियंट इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि tan थीटा के इक्वल होता है। और tan थीटा किसके बराबर होता है, ये चेंज इन y एक्सिस होता है, चेंज इन y एक्सिस होता है अपॉन चेंज इन x एक्सिस होता है बेटे, चेंज इन x एक्सिस होता है, ठीक है। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं कहीं पर भी यहाँ पर किसी भी पोजीशन पर ऐसे मान लो एक स्लोप ऐसे देखता हूँ, ऐसे कहीं पर भी यहाँ पर मान लो ऐसे, और यहाँ पर ऐसे एक स्लोप लेता हूँ, ये इतने का एक स्लोप ले लेता हूँ, इतने का। तो फिर हमें क्या मिलने वाला है, हमें ये थीटा अगर मिलेगा तो परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर, tan थीटा का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर, और अपॉन में क्या मिलने वाला है हमको, बेस मिलने वाला है। देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस मिलने वाला है।
तो ये जो स्लोप होता है ये पूरा याद रखना आप, न्यूमेरिकल में बड़ा काम आएगा ये, कि स्लोप इज इक्वल टू इंक्लिनेशन इक्वल टू ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसी को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। tan थीटा के इक्वल होता है tan थीटा चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस होता है, और चेंज इन वाई एक्सिस का मतलब परपेंडिकुलर होता है, और चेंज इन एक्स एक्सिस का मतलब बेस होता है। अब अगर आप यहाँ इसका स्लोप निकालना चाहते हो, देखो इसका स्लोप अगर आप निकालना चाहते हो तो चेंज इन वाई एक्सिस में देखो पोजीशन, इसको मैं x1 कह दे रहा हूँ, इसको x2 कह दे रहा हूँ, तो पोजीशन का चेंज कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। और यहाँ से देखो चेंज इन वाई एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा, इसको मैं t1 कह दे रहा हूँ, इसको t2 कह दे रहा हूँ, तो t2 माइनस t1 हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर मैं इसको लिखूँ माइनस करके तो ये x आ जाएगा, या डेल x लिख देता हूँ, या ये डेल t हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ दिखा होगा यहाँ पर कि ये जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये कितना होगा, ये टाइम होगा। और आप पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, और स्ट्रेट लाइन मोशन में हम करते क्या है कि अगर डायरेक्शन को फिक्स कर दें, डायरेक्शन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, डायरेक्शन को अगर बेटा हमने फिक्स्ड कर दिया तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे डिस्टेंस के बराबर हो जाता है बेटे। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, इक्वल टू डिस्टेंस हो जाता है। इट मीन्स हमारा जो स्लोप है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी हो सकता है इफ़ डायरेक्शन इज फिक्स्ड, ठीक है, अपॉन टाइम हो गया, ये हो गया। अब आपको एक चीज़ पता चल पा रही होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम की अगर हम बात करें तो ये क्वांटिटी स्पीड के इक्वल होता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करें तो ये क्वांटिटी वेलोसिटी के इक्वल होता है। इट मीन्स आपने एक चीज़ देखा कि पोजीशन टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म मोशन का है, किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का है, तो दिस स्लोप गिव्स क्या देगा, ये स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। इट मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन में ये जो स्लोप है ये स्लोप क्या दे रहा है, ये स्लोप बेटे वेलोसिटी दे रहा है, क्या दे रहा है, ये वेलोसिटी दे रहा है। याद रखना कि स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का है, तो जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या देने वाला है, वेलोसिटी देने वाला है। और इफ़ डायरेक्शन इज फिक्स्ड देन दिस स्लोप गिव्स स्पीड, तो ये स्लोप क्या देगा, स्पीड देगा, जो कि किसके बराबर होगा, वो स्लोप के बराबर होगा। और स्लोप किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम के इक्वल होगा। और पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर बता दिया। हम अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पर, जो कि थर्ड वाला पॉइंट होगा। हमने यहाँ पर 2 पॉइंट एक्सप्लेन किया, ये तीसरा पॉइंट होगा, जो क्या होगा बेटे, होगा वो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। और कैसा होगा, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब याद रखना बेटे, हम कुछ स्पेशल तरीके से बता रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन की बात बता रहे हैं। अब यहाँ पर बेटे देखो, आपने क्या कहा स्टेशनरी मोशन का एक ग्राफ बनाओ, एक बार आपने कहा यूनिफॉर्म मोशन का बनाओ, और एक बार आपने क्या कहा, एक्सेलरेटेड मोशन का बनाओ। आपने यहाँ पर क्या किया, वेलोसिटी को तो वैरी कराया आपने, वेलोसिटी को क्या किया, यहाँ पर वैरी की कराया आपने, बट कैसे वैरी कराया, यूनिफॉर्मली वैरी कराया। यहाँ पर यूनिफॉर्मली वैरी कराया। यहाँ पर देखो वेलोसिटी को आपने वैरी ही नहीं कराया, यहाँ पर आपने तो कांस्टेंट पोजीशन चूज कर लिया था। इस वाले केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि एक्सेलरेटेड का मतलब हो गया कि हमारी जो बॉडी है वो अपनी कुछ चेंजमेंट कर रही है, अपनी कुछ क्या कर रही है, चेंजमेंट कर रही है। लेकिन अब वो चेंज हमें देखना है कि किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि अपने पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ का रिलेशन है, और वो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो रिलेशन है हमने पहले ही आपको वो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, और आई होप वो लेक्चर आप देखकर यहाँ तक आए होंगे। तो मान लेते हैं जो हमने वहाँ पर इक्वेशन लिखा है वो देख कर आए हैं, तो यहाँ पर मैं वो इक्वेशन लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू x0 प्लस यू टी प्लस हाफ AT²। ये इक्वेशन हमने वहाँ पर ड्राइव किया है, जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है किसी स्ट्रेट लाइन मोशन के चैप्टर में, ये ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है कि x0 का मतलब जानते हो क्या है, x0 का मतलब ये है कि हमारा जो मोशन है जहाँ से हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए हैं, जैसे मान लो कि
यहाँ पर है, ये हमारी बॉडी यहाँ से हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए हैं और ऑरिजिन यहाँ पर है, ऑरिजिन t=0 x=0 यहाँ पर है, हम यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए हैं। तो अब मान लो यहाँ से जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए हैं तो ऑरिजिन से हम पूरा डिस्टेंस लेंगे, तो यही इक्वेशन लिखेंगे कि किसी पोजीशन, ये मान लो x है और ये x0 है ये, और ये x है। तो अब क्या करेंगे, x=x0 + ut, ये पूरा डिस्टेंस लिखा जाएगा ना, कि ये इतना क्या हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा ut + हाफ at² हो जाएगा, और ये इतना क्या हो जाएगा x0 हो जाएगा। तो पूरा x किसके बराबर हो जाएगा, x0 + ut + हाफ at² के बराबर हो जाएगा। अगर आप अब वो लेक्चर नहीं भी देख कर आए होंगे तो मैंने शॉर्ट में समझा दिया कि इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो ज़रा कि आपको इस इक्वेशन को देखकर थोड़ा सा मतलब आइडिया तो लग ही गया होगा कि यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हो गया होगा कि x जो होगा वो t² के बराबर है, पोजीशन टाइम स्क्वायर के बराबर है, पोजीशन टाइम स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज अ क्वाड्रेटिक, यही तो इसका मतलब है। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब यही है कि x जो है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और अगर x क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो किसका फंक्शन है वो, तो t का फंक्शन है। देखो यहाँ से कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², और x अगर क्वाड्रेटिक है, क्योंकि डिग्री 2 है ना, कैसे हमें पहचान में मिला कि क्वाड्रेटिक है, हम ये कैसे पता कर पाएंगे कि क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए किसी वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अगर हमें पता चल गया कि x इज क्वाड्रेटिक, तो इसका मतलब कि वो क्वाड्रेटिक है, तो किस तरीके का क्वाड्रेटिक है, तो t के फंक्शन के फॉर्म में है, यानी कि x वेरी करेगा टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम की वैल्यू आप चूज करते चले जाओगे 1 2 3 4 5 6, तो x की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। ये इसका कहने का मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है। किसका है, एक्सेलरेटेड मोशन का है। अब यहाँ से देखो कि इसका मतलब हुआ क्या कि x क्वाड्रेटिक है और फंक्शन t का है, तो इसका मतलब हुआ कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज, बताओ अब आप बोलो यहाँ क्या लिखें, आप बोलो क्या लिखें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताओ आप। चलो छोड़, मैं ही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ये किसका इक्वेशन बन सकता है, ये किसका इक्वेशन बन सकता है बेटे, तो मेरे बच्चे ये पैराबोला का बन सकता है। किसका बन सकता है, पैराबोला का बन सकता है। तो यही पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज अ पैराबोला। मैं यहाँ पर हाईलाइट करके इस बात को लिख रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है ये क्या बनेगा, ये पैराबोला का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब अगर ये पैराबोला का इक्वेशन बन गया, यहाँ से देखो पैराबोला का इक्वेशन अगर ये बन गया तो कैसे आप डिफाइंड करोगे कि ये पैराबोला है। तो मैं यहाँ पर एक एक्सिस पर टाइम दिखा रहा हूँ, एक एक्सिस पर टाइम दिखा रहा हूँ, और एक एक्सिस पर क्या दिखा रहा हूँ, एक्स दिखा रहा हूँ। और आपने कहा कि एक्स जो है x0 वो ऑरिजिन से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से शुरू हो रहा है, तो सपोज कर लेते हैं कि x0 यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। और आपको कैसे दिखाना है, x के साथ पैराबोला दिखाना है। तो पैराबोला का मतलब कनकेव अपवर्ड दिखाना है आपको। क्या दिखाना है बेटे, कनकेव अपवर्ड दिखाना है। अब कनकेव अपवर्ड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर याद रखना, कनकेव अपवर्ड एक चीज़ ये दिखाता है कि वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली, या हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि इंक्रीज करेगी, बस इंक्रीज करेगी, ठीक है, कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। और एक्सीलरेटेड मोशन का ये ग्राफ है जो कनकेव अपवर्ड है, ये कनकेव क्या है, अपवर्ड है, ठीक है, ये कनकेव अपवर्ड है, यानी वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी 0 से किसी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू की ओर फाइंड बढ़ेगी। और अगर मुझे इस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़े, इस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़े, तो मैं इस ग्राफ पर क्या ड्रॉ करूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, और उस टेंजेंट का हम क्या करेंगे, स्लोप कैलकुलेट करेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करेंगे, ये थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये चेंज इन क्या है, ये चेंज इन वाई एक्सिस है, ये चेंज इन क्या है, वाई एक्सिस है, और ये चेंज इन क्या है, एक्स एक्सिस होगा, ये चेंज इन एक्स एक्सिस, जहाँ पर हमने T1 और T2 इसको माना है, और इसको कुछ हम मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं कि x1 है, और ये मान लेते हैं कि x2 है। तो अगर मैं इस वाले स्लोप, इसका स्लोप निकालूं, तो अब आप तो ये जान ही गए हैं
कि स्लोप किसके इक्वल होता है, ग्रेडियंट के इक्वल होता है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा के इक्वल होता है, चेंज इन y एक्सिस होता है, चेंज इन y एक्सिस का मतलब x2 माइनस x1 होता है, और चेंज इन x एक्सिस होता है t2 माइनस t1 होता है। तो ये सारी चीज़ें अब तो बहुत आप समझदार हो चुके हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, जब आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये स्लोप निकालें तो ये स्लोप dx/dt लिखेंगे आप। क्यों लिखेंगे, इसके पीछे भी रीज़न मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि आपने ये देखा कि ये स्लोप जो इसका निकाला है आपने, ये कनकेव अपवर्ड का स्लोप आपने निकाला है, और ये टेंजेंट किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर, बहुत छोटे से टाइम पर इस स्लोप को टच करेगा। इसका मतलब आपने ये जो स्लोप निकाला है ना, एट एनी इंस्टेंट पर निकाला है, एट एनी इंस्टेंट पर निकाला है, बहुत छोटे से टाइम पर आपने निकाला है। और इतना छोटा टाइम आपने ले लिया है कि यहाँ पर जो ये डेल एक्स अपॉन डेल टी है, ये इसकी वैल्यू बता रहा हूँ, ये इसकी लिमिट अगर मैं लगाऊँ डेल टी टेंस टू, तो वो 0 के बराबर है। इसी को मैं dx/dt लिखूँगा, ठीक है। ये इंस्टेंट के लिए निकाला है आपने। और दिस क्वांटिटी गिव्स वेलोसिटी, क्या देगा ये, वेलोसिटी देगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ आप एक्सीलरेशन के लिए निकालोगे तो वो तो आपका कनकेव अपवर्ड आएगा, और अगर कनकेव अपवर्ड है तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और उसका अगर स्लोप निकालोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और मैं आपको यहीं पर बताते चलता हूँ कि अगर सपोज कर लेते हैं कि ये स्लोप ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये स्लोप ऐसे ड्रॉ करते हैं, और क्या ऐसा केस नहीं हो सकता है कि ये कनकेव अपवर्ड हो लेकिन कहाँ से होकर जाए, ओरिजिन से होकर जाए, ऐसे ओरिजिन से होकर जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं होगा बेटे। आपको करना क्या है, मैं पेन बदल लेता हूँ, आपको करना क्या है, बस x नॉट की वैल्यू 0 हो गई या x की वैल्यू 0 हो गई, और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अब x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर हो गया। अभी भी x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ही रहेगा, अभी भी सारा काम वही का वही रहेगा, बस ये वाला टर्म जो होता है वो गायब हो जाता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस यही होता है। तो यहाँ पर आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा कि ग्राफ से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने 3 केस बताए हैं, किसके बताए, अभी तक हमने 3 केस आपको पोजीशन टाइम ग्राफ के बेटे, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए बताया, यूनिफॉर्म मोशन के लिए बताया पोजीशन टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बताया। नेक्स्ट ग्राफ हम आपको बताने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। थोड़ा सा ये वीडियो या थोड़ा सा लेंदी होगा ये, तो आप इसको 2x पर भी करके देख सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर आपको आता है, केवल आप ग्राफ का अप्रोच लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग जो फर्स्ट ग्राफ लेने वाले हैं वो हमारा क्या ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लेने वाले हैं। बेटे यूनिफॉर्म मोशन का हमें समझाना ही नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी किसके चेंज से बनता है, तो वो बनता है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट चेंज करें टाइम के रिस्पेक्ट में, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन इस सेंस में लिखूं तो क्या यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या समझ रहे हो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, मैं लिख ही देता हूँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म मोशन इट्स moves with uniform velocity v in same interval of time या interval of time in a fixed direction, या हम कह सकते हैं कि in the same direction भी लिख सकते हैं, fixed direction भी लिख सकते हैं, same direction। इसी को यूनिफॉर्म बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। इसका मतलब हुआ क्या
कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ करना हो किसी यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो एक स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ मिलेगा। और कैसे मिलेगा? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस मिलेगा। और कैसे मिलेगा? स्ट्रेट लाइन के साथ साथ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस मिलेगा। तो ये टाइम है, ये क्या है? ये हमारी वेलोसिटी एक्सिस है। क्या है ये? वेलोसिटी एक्सिस है। तो हमने क्या कहा कि अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो वी वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं और मान लीजिए आपने अपनी जर्नी 8.20 AM पर स्टार्ट किया और आपकी स्पीड कितनी है इस समय? मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड है। तो आप देख रहे हैं कि आप 8:20, 8:30 पर भी आपकी स्पीड यही है, 8:40 पर भी यही है, 8:50 पर भी यही है और 8:60 पर भी यही है और फिर एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि 9 o'clock पर भी यही है। और आपने अपनी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड मेंटेन कर रखे हैं। आप पोजीशन और सब कुछ मतलब बदल रहे हैं लेकिन अपनी स्पीड को बदल नहीं रहे हैं, अपनी स्पीड यही मेंटेन करके रखे हैं। तो फिर आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एक कह सकते हैं कि ग्राफ है वो ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब हुआ कि आप एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। तो जब कभी भी ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी में जब कभी भी चेंज नहीं होगा तो इस रेफरेंस में एक बात और मैं करूँगा, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है बेटे? चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बेटे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब वेलोसिटी में आपने कहा चेंज ही नहीं होता है यानी कि डेल वी इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल वी अपॉन डेल टी होता है। अब आप एक बात बताना, वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 0। तो याद रखना इस बात को कि जब कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, डेल वी की वैल्यू 0 हो जाती है और इस केस में एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। इस केस में कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। तो ये अनएक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्या होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो अनएक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता है। यहाँ पर हमने आपको बता दिया। तो जब एक्सेलरेशन नहीं होता और वेलोसिटी और टाइम का होता है तो इसका आप स्लोप निकालो। तो स्लोप आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन होता है और स्लोप क्या होगा? यहाँ पर स्लोप होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। यही तो होता है, मैंने पहले आपको बता दिया है। तो वाई एक्सिस में कोई चेंज हुआ ही नहीं क्योंकि वाई एक्सिस में आप किसी भी दो पॉइंट पर निकालो, मान लेते हैं ये, और इस वाले पॉइंट को हम ए बोल दे रहे हैं, इस वाले पॉइंट को बी बोल दे रहे हैं। तो ए पॉइंट पर भी देखोगे कि वेलोसिटी वी है और बी पॉइंट पर भी वेलोसिटी वी है तो v माइनस वी करोगे और टाइम यहाँ का t1 और यहाँ का t2, तो यहाँ पर टाइम t2 माइनस t1 करोगे, वेलोसिटी का चेंज अपॉन डेल टी और आप देखोगे 0। तो याद रखना कांस्टेंट इसके लिए कह सकते हैं वेलोसिटी के लिए या यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो आपका जो स्लोप है वो 0 आ जाता है। और स्लोप 0 आने का मतलब देखो वेलोसिटी और अपॉन टाइम यही एक्सेलरेशन भी देता है। तो आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है और स्लोप 0 स्लोप किसके बराबर होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप भी 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 ही होगा। तो यहाँ से इतनी बातों का इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाता है। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता ही दूँ कि अगर आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में एरिया कैलकुलेट करोगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन टाइम t1 एंड t2 और t2 के बीच में जो एरिया है वो क्या देगा? तो एरिया देखते हैं क्या देगा। तो ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, तो रेक्टेंगल क्या होगा? यहाँ पर ए बी सी डी नाम दे देते हैं। तो कोई भी ए सी लिख दो और सी डी, कोई भी एक भाई जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया साइड या कह सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ में हम ए सी और सी डी लिख लिए। अब ए सी पर अगर हम बात करें, ए सी पर किस पर बात करें? केवल ए सी पर बात करें
तो ए सी का मतलब क्या हो गया कि अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस मतलब वेलोसिटी वाली एक्सिस, वेलोसिटी वाली एक्सिस अगर हम लें तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारी इनिशियल पॉइंट है तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर फाइनल पॉइंट है तो वी है, तो वी माइनस जीरो लिख लेते हैं। चलो सी डी की अगर हम बात करें तो सी से डी, तो यहाँ पर टाइम टी वन है, यहाँ पर टाइम टी टू है, तो टी टू माइनस टी वन, और मैं यहाँ पर v इंटू इसको हम t कह दे रहे हैं, चेंज इन टाइम को t कह दे रहे हैं। तो वेलोसिटी इंटू टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटे, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या समझें आप कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर आपने उस ग्राफ के थ्रू अगर एरिया कैलकुलेट कर लिया टाइम एक्सिस पर, याद रखना एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसका प्रोजेक्शन हमने टाइम एक्सिस पर लिया है। प्रोजेक्शन कहाँ पर लिया है, प्रोजेक्शन देखो हमने वाई एक्सिस पर नहीं लिया है, वेलोसिटी एक्सिस पर नहीं लिया है, टाइम एक्सिस पर लिया है प्रोजेक्शन। तो अगर हमने प्रोजेक्शन टाइम एक्सिस पर लिया है और उसका एरिया कैलकुलेट किया तो एरिया क्या देगा, एरिया उसका डिस्प्लेसमेंट देगा, एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। और स्लोप क्या देगा, स्लोप एक्सेलरेशन देगा। स्लोप क्या देगा बेटे, एक्सेलरेशन देगा। लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर कैसा है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है, इस वजह से एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना होती तो स्लोप एक्सेलरेशन की कुछ डेफिनिट वैल्यू देता। ठीक है बेटे, तो इतना इन्फॉर्मेशन निकलता है इस यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और ग्राफ देखते हैं इसी सीरीज में बढ़ते हुए, और उस ग्राफ का नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड पॉइंट होगा ये, उसका क्या नाम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब देखो आपने इससे पहले क्या देखा कि आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा बेटा, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखा आपने। अब यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए देखने वाले हैं। अब अगर आप एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये ग्राफ देखने वाले हैं तो आप पहले तो ये जान लें कि ये होता क्या है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब कोई बॉडी, यहाँ पर पेन चेंज करता हूँ, तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है तो इसका मतलब क्या हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी का चेंज हो रहा है वहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी का चेंज हो रहा है वहाँ पर बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये है इसका मतलब। एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी का चेंज तो हो रहा है, वेलोसिटी का चेंज तो हो रहा है, बट कैसे चेंज हो रहा है, इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अपने पास कोई एक ग्राफ है या कोई कहीं पर किसी पाथ पर आप चल रहे हैं, मान लो इस पाथ पर आप ऐसे चल रहे हैं और ऑरिजिन से आपने यहाँ पर आपने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली, और यहाँ पर कितना चल लिया आपने, यहाँ पर लगा लिया आपने 1 सेकंड, या मान लो 2 सेकंड लगा लिया, 2 सेकंड नहीं तो आप बोलोगे हर जगह सर 1 ही सेकंड लेते हैं, 2 सेकंड। तो अगला देखो यहाँ पर अगला सेम जो चेंज करोगे वो मान लो 10 मीटर पर सेकंड का हुआ और फिर से अब 2 ही सेकंड लिए यहाँ पर, यानी कि वेलोसिटी का चेंज 5 का तो आया 10 हो गया। अब फिर क्या किया आपने कि वेलोसिटी का चेंज आपने क्या किया, 2 सेकंड फिर लिया और अब की बार कितना कर लिया, 15 मीटर पर सेकंड का स्पीड यहाँ पर कर लिया, 15 मीटर पर सेकंड की। तो देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो 5 में से 10 माइनस करोगे 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर देखो 5 मीटर पर सेकंड का, हमेशा 5 मीटर पर सेकंड का ही चेंज होता रहेगा, लेकिन वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो ही रही है। लेकिन अगर चेंज देखोगे यानी कि इस वेलोसिटी में से इस वेलोसिटी या कोई भी 2 वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस देखोगे तो वो सेम आता रहेगा। तो वेलोसिटी का चेंज इक्वल होना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम ऐसे मोशन को क्या बोलने वाले हैं, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन है। और एक्सिलरेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ वेलोसिटी और टाइम के साथ ग्राफ देख रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम के साथ ग्राफ देख रहे हैं। हमने एक एक्सिस पर टाइम लिया और एक एक्सिस पर वेलोसिटी ली। ठीक है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अगर मोशन आपको मिल गया है तो ऐसे ग्राफ जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ होते हैं। कैसे ग्राफ होते हैं बेटे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। तो हम स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। सपोज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो वेलोसिटी रखी है वो वी नॉट रखी है।
किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हो, मान लो ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे इस तरीके से, और इसकी वेलोसिटी हम v1 लेते हैं, इसकी वेलोसिटी v2 लेते हैं, और इसका जो टाइम है वो t1 है, इसका जो टाइम है t2 है, इस तरीके से। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ तो स्लोप क्या निकल कर आएगा, स्लोप को तो आपको पता ही है कि ग्रेडियंट होता है और m से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू tan थीटा होता है, और y एक्सिस में चेंज होता है, यानी चेंज इन y एक्सिस होता है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा, चेंज इन y एक्सिस होता है अपॉन चेंज इन क्या होता है, चेंज इन x एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, या फिर आप इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कह सकते हैं। तो अब आप अगर इसकी स्लोप को कैलकुलेट करें तो वाई एक्सिस का चेंज अगर आप देखेंगे तो v2 माइनस वी1 निकल कर आएगा, और एक्स एक्सिस का चेंज देखेंगे तो t2 माइनस टी1 निकल कर आ जाएगा। और आप यहाँ पर इसको डेल वी कह सकते हैं और इसको डेल टी कह सकते हैं। और आप इस क्वांटिटी को ध्यान से देखो तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है, ये एक्सेलरेशन देता है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो उसमें टॉपिक में भी बताया कि वेलोसिटी और अपॉन टाइम ये क्या मिलता है, स्लोप इसका क्या मिलता है, इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है बेटे, एक्सेलरेशन देता है इसका स्लोप। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से इसका स्लोप जीरो हो रहा था, दैट्स वाई एक्सेलरेशन विल बिकम्स जीरो। बट हेयर यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही थी, कांस्टेंट नहीं था, दैट्स वाई यहाँ पर स्लोप जीरो नहीं हुआ, और इसका स्लोप एक्सेलरेशन की किसी डेफिनेट वैल्यू को देगा आपको। ठीक है, तो स्लोप एक्सेलरेशन देता है, लेकिन अगर एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। याद रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है बेटे, एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। लेकिन स्लोप क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको बताई। अब इसी सीरीज में हम एक और ग्राफ पढ़ेंगे, और वो ग्राफ नंबर 3 है। ग्राफ नंबर 3 क्या कह रहा है इसमें हमने, हाँ ठीक, ग्राफ नंबर 3 है ये। हम ये चेक कर रहे थे कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कितना हो गया, नहीं तो नंबरिंग गलत हो गई हो मेरी। तो हम नेक्स्ट करने वाले हैं डिस्टेंस कवर्ड एज एरिया अंडर द। अब इसको हम यहाँ पर बता ही दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको, अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम ये देख लेते हैं कि एरिया कैसे कैलकुलेट की जाती है। थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसमें, बाकी तो हमारा जो टॉपिक है वो यहीं तक था, तो ख़त्म हो ही चुका है। चलो आगे देखते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक ग्राफ है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है बेटे। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम ले रखा है, क्या ले रखा है बेटे, टाइम ले रखा है। वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं। और वाई एक्सिस पर जब वेलोसिटी लिया तो हमने कुछ इस तरीके का वेलोसिटी लिया। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। और हम देखते हैं कि एरिया किसके बराबर आता है, वो भी हमको चेक करना है। तो इसके एरिया को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शेडेड करके हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि ये है इसकी एरिया। थोड़ी सी इसका पेन यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। ये क्या हुआ है, देखो ये ऐसे कुछ हो गया, सपोज कर लो, बस ये एक मिनट अभी आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा हम भी एक्सपेरिमेंट इसके साथ कर ही लेते हैं। ठीक, ये ऐसे देखो, ये ठीक, तो ऐसे हो जाएगा। फिर थोड़ा सा ये शेडेड एरिया भी हम भर ही देते हैं, ताकि हमारी भी थोड़ी सी ड्राइंग का प्रैक्टिकल हो ही जाए। ठीक है, अब ये पूरा बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते हैं, तो इतना आप समझ गए होंगे, ये पूरा एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एरिया हो जाएगा। तो आ जाते हैं टॉपिक पर। तो ये एरिया कैलकुलेट करना है, और इसका नाम हम रख लेते हैं कि ये V0 है, ये V0 है, और ये पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, और ये 0 से चल रहा है, और ये D यहाँ लिख देते हैं, और ये T टाइम तक।
अब इसकी एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये पूरी एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है ओ ए सी डी, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे प्लस अब हम ट्रायंगल लेंगे और वो ट्रायंगल क्या होगा? ए सी बी होगा, ए सी बी होगा। और ओ ए सी डी जो होगा ना, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, या सॉरी बेस कह रहे हैं वो, बेस इन कह सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। तो लेंथ हमारा ओ ए हो जाएगा और ओ डी हो जाएगा, ब्रेथ और हाइट हो जाएगा ये पूरा। कहने का मतलब हमने रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला लगाया बस, ठीक है बेटे। तो और ट्रायंगल का जो ए सी बी, ये जो ट्रायंगल है ना, इसकी हमें ये जो ट्रायंगल है ये, इसकी अगर एरिया का फार्मूला हमें लगाना हो तो हम क्या करेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे। 1/2 बेस हमारा ए सी है और हाइट हमारा क्या है? बी सी है, ठीक है। तो ओ से ए की जो वैल्यू है वो वी नॉट है। कितना है बेटे? वी नॉट है। देखो ओ से ए की वैल्यू वी नॉट है और ओ से डी की वैल्यू स्मॉल टी है 1/2, ठीक है। इसको हम u लिख लेते हैं, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा, u लिख लेते हैं, ठीक है। और a से c की वैल्यू देखो, a से c की वैल्यू फिर से t आ रहा है और bc की जो वैल्यू है इसमें थोड़ा सा आपको दिखेगा, bc की वैल्यू देखो क्या है। तो मैं इस वाली वैल्यू के लिए देखो ये इसको v मान ले रहा हूँ और bc हमें चाहिए। तो हम देखो यहाँ तक हमारा v है और यहाँ तक हमारा u है। तो अब बताइए ज़रा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? या आप ऐसा करो, आप चाहो तो यहाँ तक इसको v मान लो, यहाँ तक आप v मान लो और इसको u मान लो, आपके ऊपर है, आपका कैलकुलेशन आपको कैसा करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो BC आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको? BC चाहिए। तो BC के लिए क्या करोगे आप? v रख दोगे। क्या रख दोगे आप? v रख दोगे, यही तो रखोगे आप। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? ut मिलेगा प्लस 1/2 v इंटू टी मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पर दिख रहा है कि स्पीड इंटू टाइम, यहाँ पर देखो स्पीड इंटू टाइम हर एक जगह पर दिख रहा है ना। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या दे रहा है? तो प्रोडक्ट ओबियसली क्या दे रहा है हमको? डिस्टेंस दे रहा है, अगर डायरेक्शन को फिक्स कर दिया तो। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, मान लो ये समझ में नहीं आ रहा है एरिया, तो आप एक और मेथड यूज़ कर सकते हो। देखो मैं बहुत सिंपल मेथड वो भी बता दे रहा हूँ आपको, दोनों मेथड बता दे रहा हूँ आपको। आप क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइपीजियम कैलकुलेट कर लो, बहुत आसानी से ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्राइपीजियम तो बन ही रहा है, ट्राइपीजियम OABD, ट्राइपीजियम का एरिया क्या होता है? 1/2। अब देखो 1/2 होता क्या है कि ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल साइड है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड OA और प्लस DB ये हो जाएगा, और इनटू इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि AC। तो आप क्या करोगे? 1/2 OA की वैल्यू है u और DB यहाँ से कितना है? DB। तो DB की वैल्यू कुछ मान लो आप। अब आप ऐसा करो कि हम यहाँ पर देखो कैलकुलेशन इजी करने के चक्कर में हम इसको पूरे को v मान रहे हैं, तो v कर लेते हैं और प्लस क्या करेंगे? इनटू AC का मतलब हो गया A से C की वैल्यू यानी कि 0 से T यानी T हो जाएगा। तो 1/2 और u प्लस v इंटू टी कर लेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देता है बेटे? डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है ये? डिस्प्लेसमेंट देता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलता क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट होता है। और अगर हमने डायरेक्शन को फिक्स कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो ये डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया। और क्या हो गया डिस्टेंस? ये ट्रैवल्ड डिस्टेंस, ट्रैवल्ड बाई या डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टी टाइम लिख देते हैं, बस टी टाइम, ठीक है। तो बस यही हो जाएगा TME, ठीक है, टी टाइम हो जाएगा। तो कुल मिला कि ये हमारा जो रहा, ये ग्राफ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जिसमें आपने 2 टाइप का ग्राफ पढ़ लिया। कौन कौन सा ग्राफ पढ़ा आपने? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा बेटे, और क्या पढ़ा? पोजीशन टाइम ग्राफ। 2 ग्राफ हमने आपको बताए हैं। हम आगे ग्राफ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन अब वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ये लगभग 44 मिनट का वीडियो हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि
बाकी ग्राफ के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही प्रोवाइड करें, तो इसको हम यहीं पर रखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने तो ऐसा सोच रखा था कि इसी लेक्चर में हम पूरा का पूरा ग्राफ कवर कर लें, चाहे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, चाहे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, पोजीशन टाइम ग्राफ हो, स्पीड टाइम ग्राफ हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो। लेकिन हो नहीं पाया। वो हमें लगता है कि हम थोड़ा समझाने में ज़्यादा लेंदी तरीके से समझाने लगते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करने लगते हैं, तो इसी वजह से वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई। तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे और अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 शूट करेंगे, और जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि और अदर तरीके के जो ग्राफ होते हैं उन ग्राफ की डिटेलिंग क्या होती है, उनका स्लोप कैसे निकालें, उनका रिलेशन क्या होता है एक दूसरे के साथ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बस इस वीडियो में यहीं तक बेटे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।